Welcome to Tax Masterclass with Tanveer and Anthony. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है। आई एम तनवीर आसिफ, FCA फ्रॉम इस्लामाबाद। और मैं एडवोकेट एंथनी विलियम्स हूँ और आज हम आपके साथ सेक्शन 236A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक केस डिस्कस करेंगे और हम वो डिस्कस करेंगे केस ब्रीफ की सूरत में। और ये जो आप टैक्स मास्टर क्लास देख रहे हैं ये उर्दू में इसलिए है क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में है, और अभी आप जो कोर्ट केस है सिंध हाई कोर्ट का वो भी इंग्लिश में देखेंगे, लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट मतलब है, वो तनवीर और मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तनवीर स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह। चले जी। तो बेसिकली जो है हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए taxdosti.com पर इस वक्त हम हैं, जो वेबसाइट है, और उसमें टैक्स मास्टर क्लास है जिसकी ये आप एक तरह से पहले सेशन या पहला एपिसोड देख रहे हैं। इसमें इस तरह है कि नॉर्मली भी अगर आप वेबसाइट पर आएंगे टैक्स मास्टर क्लास के पेज पे तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा जो फ्री है एज ए मेंबर, और यहाँ आपको ये सारे केसेस अवेलेबल होंगे। आज हम बात करेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची इनकम टैक्स रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर 49 ऑफ 2021। तो इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो केस लॉ ओपन हो जाएगा। और केस लॉ के बारे में तनवीर क्या ख्याल है आपका? ये जो सिंध हाई कोर्ट का है जनरली इसके बारे जी में हाँ, आप सिंध हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छी जजमेंट दी है बेस्ड ऑन व्हाटएवर द ग्राउंड्स ऑफ अपील वर, या जो उन्होंने पिटिशन में अपने ग्राउंड्स लिए हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। ठीक ठीक। केस के अपेलेंट जो हैं वो आपके पिटिशनर सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जो कि मुल्क में सबको पता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस है, वो रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट्स हैं। तो अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिविल एविएशन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, यानी कि जब भी केस का बैकग्राउंड ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने फैसिलिटीज को का जो ऑक्शन है फॉर यूज उसका एक लाइसेंस देता है। डिफरेंट जो एयरपोर्ट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट करती हैं, चाहे वो एविएशन से रिलेटेड हो, नॉन एविएशन के हों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मेंटेनेंस कंपनीज, एयरलाइंस जिनको ऑफिसेज चाहिए होते हैं। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम एयरपोर्ट्स की जितने भी नेसेसरी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के लिए अपनी स्पेस का ऑक्शन अनाउंस करता है, और ऑक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस टू यूज द प्रॉपर्टी। इट्स नॉट एन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ठीक है। और तनवीर, जिन लोगों का भी सिविल एविएशन अथॉरिटी की बात हो रही है, जिन लोगों का भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स का, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आखिर में सिविल एविएशन अथॉरिटी हार जाती है ये केस और टैक्स वाले जीत जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं सही है। इसकी डिटेल में जाते, चूंकि जैसे तनवीर भी बड़ा बिजी है, हमें पता है आप लोग भी बहुत बिजी होंगे, तो ये हमने इसी केस के केस लॉ के बाद डाउनलोड केस ब्रीफ तैयार किया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वॉच टैक्स कमेंट्री में अवेलेबल होगी जब आप taxdosti.com पर आके टैक्स मास्टर क्लास के पेज पर आएंगे तो डाउनलोड केस लॉ में ये ओपन हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस जो है तनवीर फिर इस पे बात करें। बेसिक जो ये जो ऑर्डर शीट आप देख रहे हैं ये जजमेंट शीट है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से मैं बता देता हूँ, फिर इससे आगे तनवीर से बात पूछते रहते हैं चीजें। बेसिकली ये एक इनकम टैक्स रेफरेंस है, क्योंकि रेफरेंस हाई कोर्ट में जा सकता है। रेफरेंस का मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ रेज हुए थे, वो इन्होंने भेजे, उसका नंबर 49 था 2021।
गए ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध में थे एट कराची। तनवीर, ये जो तरीका लिखा है ये अंग्रेजों के जमाने का तरीका है कि इन द हाई कोर्ट प्रोविंस का नाम और फिर उस सिटी का नाम, लेकिन फिर लाहौर वगैरह में वो चेंज कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट हो गया, वो हो गया, लेकिन ये पुराना तरीका जो है अंग्रेजों का सिंध में अभी भी चल रहा है। तो ये जो है जजमेंट डेट आई थी इसकी 7 सितंबर 2021 और जैसे मैंने कहा कि जैसे तनवीर बता रहा था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एपेलेंट थे वर्सेस एपेलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में, और यहाँ पे फिर जज ने जब फैसला दिया है, ये ऑर्डर शीट है, तो हो सकता है आप टैक्सेशन की या पाकिस्तान टैक्स डिसीजंस की मैगजीन पढ़ते हो, उसके अंदर हेडिंग्स वगैरह ऐड होती हैं जैसे हमने भी केस ब्रीफ में की हैं, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जजमेंट है और वो सारी चीज़। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, फिर कुछ फैक्ट्स जो इस केस के थे वो, फिर जो प्रीवियस फोरम्स पे या कोर्ट में होते रहे हैं, फैसला किसके हक में गया वो, उसके अलावा जो फैसले होते रहे, और फिर इस सेक्शन 236A के हवाले से बातचीत है, और फिर जज ने अपना फैसला सुनाया 1-2 पैराग्राफ्स में और आखिर में। तो 3 पेजेस का है, लेकिन और मजे की बात है तनवीर, हमारा जो ब्रीफ है वो 4 पेजेस का है, तो चलें कोशिश है कि वहां पे पॉइंट्स हमने निकाले हुए, बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा, हमारा फॉन्ट पड़ा है। हाँ, हमारा फॉन्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये एपेलेंट ये हो गए, ये रिस्पोंडेंट हो गए। साइटेशन फिलहाल आप समझें कि हाई कोर्ट के हवाले से है क्योंकि हमने डायरेक्टली डाउनलोड की थी। तो फैक्ट्स कुछ ये हैं, तनवीर आप जो है फैक्ट्स तो ये हैं कि जो हमने स्टार्ट में बताया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसकी ओनरशिप में या वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ की, एयरपोर्ट के जितने फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब सिविल एविएशन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में आते हैं। और लीगल फैक्ट्स ये हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को विद होल्डिंग एजेंट ठहराया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 236A। अब 236A बेसिकली विद होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है ऑक्शनियर पे, एनीवन हु इज मेकिंग अ सेल थ्रू एन ऑक्शन। बिल्कुल, जैसे ये तनवीर लॉ रेफरेंस के हिसाब से यहाँ हमने एक चीज ऐड की है जो बेसिकली जजमेंट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये KPMG का विद होल्डिंग टैक्स कार्ड है, तो ये बड़ा जबरदस्त है, जिसके अंदर क्लियरली रेट्स पर्सन, और यहाँ उन्होंने लिखा है कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एनी पर्सन मेकिंग सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। तो ये जो है इनको 236A के एम्बेट में लाया कि ये पब्लिक ऑक्शन कर रहे थे। तो पब्लिक ऑक्शन या ऑक्शन बाय टेंडर, ये सेक्शन दोनों को कवर करता है। इसमें जल्दी से मैं बता दूं कि पब्लिक ऑक्शन और ऑक्शन बाय टेंडर में क्या डिफरेंस है। पब्लिक ऑक्शन तो नॉर्मली हम डिफरेंट उस पे देखते हैं, मूवीज में भी बहुत नजर आता है कि फॉर एग्जांपल आर्टिफैक्ट्स का सेल हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, बोली लगा रहे हैं, एक दूसरे प्राइस पे आप जा रहे हैं, तो वो पब्लिक ऑक्शन होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस में भी ये चीजें देखने में आया करती थी, अब तो डिजिटलाइज हो गया जमाना। हाँ, वो हथौड़ा होता था, हथौड़ा ठीक है जी। तो वो सेल टू पब्लिक या पब्लिक ऑक्शन है। ठीक है। ऑक्शन बाय टेंडर ये होता है कि आप ऐड देते हैं और उसमें जो भी चीज ऑक्शन करनी है उसकी डिटेल्स होती हैं और उसकी मिनिमम बिड प्राइस बताई जाती है और लोगों से सील्ड टेंडर्स मंगवाए जाते हैं। ठीक। तो सील्ड टेंडर्स किसी अथॉरिटी के सामने या सब बिडर्स के सामने एक साथ खोले जाते हैं। उसमें वो एक दूसरे की बोली, मतलब आप अपना टेंडर रिवाइज नहीं कर सकते वंस यू हैव सबमिटेड। हाँ, जैसे पब्लिक ऑक्शन में मैंने अगर 1 लाख बोला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1.5 लाख 2 लाख बोल दें, लेकिन जब लिफाफे में बंद हो के टेंडर आएगा तो मुझे नहीं पता होगा कि आपने 1 लाख किया या 3 लाख
किया है वगैरह। तो बिल्कुल बेसिकली जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लीजिंग और लाइसेंसिंग मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज थे उसके भी ये ऑक्शन करते थे और टेंडर करते अनाउंस करते थे, यहाँ टेंडर के थ्रू करते थे। टेंडर के थ्रू यहाँ पे ये जो केपीएमजी की वो है कमेंट्री, ये रेट्स की जो डिटेल है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की कि पूरा जो सेक्शन है 236A में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड बाय ऑक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में जब रेट्स दिए हुए तो वहां पर पहले 2 कैटेगरीज दिए हुए थे, एक ये कि एनी प्रॉपर्टी और गुड्स सोल्ड बाय ऑक्शन, और एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने लिखा है, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स 5% दिए हैं, जबकि अगर वो कोई और प्रॉपर्टी या गुड्स बेचे तो उसके 10% है। और ये एक्सप्लेनेशन आने के बाद उन्होंने वो लीजिंग को अलग कर दिया जिसका रेट वही है जो किसी और प्रॉपर्टी का होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट शेड्यूल की वजह से भी, क्योंकि वो भी कानून का हिस्सा है, तो वहां भी कुछ चीजें हैं, कुछ सेक्शन में है, तो इस तरह है। आगे चलते जी। लीगल एक्शन मैं बता देता हूं कि हुआ ये कि जो वैसे तो कमिश्नर होता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने देखा कि विद होल्डिंग नहीं हो रही थी, तो उसने इनकी असेसमेंट कर दी और एक सेक्शन 161 के तहत और सेक्शन 205 जो सरचार्ज डिफॉल्ट है, टैक्स जितना बना था उस पर एडिशनल सरचार्ज डाल के टैक्स ईयर 2013 के लिए ऑर्डर पास कर दिया और रिकवरी के जी इतने पैसे लाए। फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास गए, उन्होंने भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर सही कह रहा था, और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि वो ठीक कह रहा था। सिर्फ ये है कि फिर उन्होंने आगे 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, लीगल इश्यूज, जो हम तनवीर से पूछ लेते हैं। तनवीर, ये जो स्पेसिफिक है इनका ताल्लुक कोर्ट से है, जो जनरल है और टैक्स दोस्ती है ये हमने ऐड किया, तो थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, लेकिन जो मेन कोर्ट के हैं उसके हवाले से जो लीगल इश्यूज रेज हुए हैं इस कोर्ट केस में, तो ये दो फैक्ट्स अगर आप बता दें लोगों को। जी, पहला उन्होंने लीगल इशू या क्वेश्चन रेज किया कि वेदर ऑन द फैक्ट्स क्या इनलैंड ट्रिब्यूनल जो था, ट्रिब्यूनल ने उसने जो कंफर्म किया है अपील ऑर्डर अगेंस्ट द अपेलेंट, तो क्या वो जस्टिफाइड था या नहीं था? हाँ, मतलब ये 236A में विदहोल्डिंग एजेंट बनता है कि नहीं? जी जी, ये 236A में इसका विदहोल्डिंग एजेंट इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे इसका विदहोल्डिंग एजेंट होना जस्टिफाइड है या नहीं? हाँ, ये इसके लिए विदहोल्डिंग है कि नहीं, एजेंट है कि जी जी। और दूसरा उन्होंने एक चीज जो हाईलाइट की, वो हाईलाइट अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेक्शन 236A में एक स्लाइड चेंज आया था फाइनेंस एक्ट जी 20 में आया था। 20 में उन्होंने उसकी प्ली ली थी कि जी क्योंकि ये चेंज आया है तो ये चेंज का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए। लॉ में जब भी कोई चेंज आता है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये केस रिलेट करता है 2012, 13, 14 पिछले ईयर्स से। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि चेंज क्या आई थी और उस चेंज को हाई कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया है। ये 2 क्वेश्चंस कोर्ट के सामने रखे गए और दोनों साइड्स के वकील, सिविल एविएशन के भी और एफबीआर के भी वकील पेश हुए, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दी। जाहिर बात है वो सब डॉक्यूमेंटेशन वहां कोर्ट में होगी, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर शीट है उसके अंदर ये 2 क्वेश्चंस रखे गए थे। तनवीर, मैं जो है इस मौके से फायदा उठा के जनरल में 1-2 क्वेश्चन जिस पे बेशक डिस्कशन नहीं करते, लेकिन मैं ये एक बात करना चाह रहा हूं कि ये जो राइट्स क्या हैं विदहोल्डिंग एजेंट के, यानी कि एक दफा अगर आप एम्बेट में आ रहे हैं तो बस अब आपकी ड्यूटी है, आपने हर एक चीज पे विदहोल्डिंग करना। और दूसरा भी उसी से रिलेटेड है कि विदहोल्डिंग एजेंट इस केस में भी जब अब ये हर चीज जो भी ऑक्शन करेंगे, जो भी टेंडर करेंगे, तो इन्होंने नहीं सोचना कि यार मैंने डिडक्शन करनी है कि नहीं, बस सिर्फ इन्होंने ये सोचना है कि इमूवेबल है या ये इमूवेबल नहीं है।
बस उस क्योंकि रेट का फर्क है, बस इस बेसिस पर उन्होंने हर चीज में से डिडक्शन करते रहना चाहिए। तो इतना ग्रैंड कैनवस जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट के लिए होना नहीं चाहिए। इसके अंदर कुछ रूल्स या कोई गाइडेंस होनी चाहिए। और ये चूंकि विदहोल्डिंग सेक्शंस हैं अपनी अपनी, और पूरी पूरी दुनिया है, जैसे 153 एक पूरी अपनी दुनिया है, 236 है। तो मेरे ये जो दो क्वेश्चन जनरल हमने यहाँ डाले, इसी को नैरो डाउन करके ये टैक्स दोस्ती आस्क में पूछ रहे हैं कि ये जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, यानी लाइसेंस जो उन्होंने पिछले सालों में बेच दिया था, उसको रिन्यू करना भी आया सेल कंसिडर होता है कि नहीं? यानी जो सेल ऑफ पब्लिक ऑक्शन या ऑक्शन बाय टेंडर की डेफिनेशन है, उसमें रिन्यूअल भी शामिल है, क्योंकि सेल तो एक दफा हो गई, अगले साल तो सिर्फ रिन्यू हो रहा है। जो ये एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुई फाइनेंस एक्ट 2020 में, उसने कहा कि जी रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस भी सेल में शामिल है। और दूसरा ये कि जो प्रॉपर्टी का वर्ड यूज किया, इसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल, इस सेक्शन के हवाले से सब कुछ है। और तीसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हर एक प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सकती। तो इस वजह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कुछ इश्यूज हैं जो कोर्ट ने अपनी ऑर्डर शीट में तो इनका कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन इस पर अगर जो है ना बात हो जनरल वाले पे भी और टैक्स दोस्ती आस्क, तो बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी। मैं आगे चलता हूँ। आप मेन डिसीजन देख लें। बाकी आप जैसे बात कर रहे थे कि जो है क्वेश्चंस ऑफ लॉ वो पूछ लिए उन्होंने। ठीक है, आप आगे आ गए हैं, हम डिसीजन पे बात कर लेते हैं, लेकिन आपने जो ऊपर डिस्कशन की है उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो फिर हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। डिसीजन कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट डिसीजन उसी चीज पे देगी जिस पे बहस हुई है, और बहस सिर्फ उसी चीज पे कोर्ट में होगी जो कि आपने ग्राउंड्स अपने रेफरेंस में या एप्लीकेशन में डाले हैं। एग्जैक्टली। वंस यू हैव फाइल्ड अ रेफरेंस, वंस यू हैव हाइलाइटेड योर लीगल ग्राउंड्स, तो फिर आप अगर जितनी भी इधर उधर की डिस्कशंस कर लें, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट अपना डिसीजन हमेशा आपके ग्राउंड्स के ऊपर देगी, या जो आपका लीगल क्वेश्चन है उसी के ऊपर देगी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर ग्राउंड्स या क्वेश्चंस रेज्ड इन द रेफरेंस एप्लीकेशन, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो डायरेक्ट चेंज कॉपी किया लाया गया था सेक्शन 236A में, जो एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया था, उस इंसर्शन का मकसद सिर्फ क्लैरिफिकेटरी नेचर का था। उसमें कोई नया रूल डिवाइस नहीं किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बिल्कुल ठीक है, कोई नया प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया गया। बिल्कुल सही। तो इसलिए जब भी कोई क्लैरिफिकेटरी नेचर की चीज लॉ में आती है तो उसका हमेशा इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जब से ये शेक या ये सेक्शन ऑपरेटिव है उस वक्त तक इसका इफेक्ट जाएगा, जिसमें टैक्स ईयर 2013 भी शामिल है ईयर का। तो हमारे लिसनर्स को मैं ये भी बता दूं कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव नेचर क्या होता है। ज्यादातर क्योंकि इसी फील्ड के हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम, ठीक है, कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसा लॉ जिसका इफेक्ट फ्यूचर के लिए हो उसको प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। और ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसा रूल, ऐसा लॉ जो आज बताया गया है लेकिन उसका इफेक्ट आपके पिछले गुजरे हुए माजी के पीरियड्स या ईयर्स पे भी हो रहा हो, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। जैसे ये वाला जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है सेक्शन में, तो सेक्शन तो शुरू से चला आ रहा है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में एक्सप्लेनेशन ऐड हुई थी। अगर ये प्रोस्पेक्टिव होती तो ये टैक्स ईयर 2021 से एप्लीकेबल होती, यानी कि हम रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का मतलब वो लेते जो इसमें लिखे, लेकिन ये चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव थी तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आई है, लेकिन ये टैक्स ईयर 2020, 19, 18, 17 जब से वो सेक्शन है उस सब से है, इंक्लूडिंग टैक्स ईयर 2013 जिसका ये केस है। और मेन डिसीजन तनवीर फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि, और ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो जज ने लिखे हैं, ये दोनों पैराग्राफ वहां से कॉपीड है, तो वो कहता है कि ये प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है,
प्रोविजन से मुराद कि वो सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 236A सेक्शन 1 की बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि वो प्रोविजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और उस प्रोविजन के बाद सब सेक्शन 1 के बाद एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड हुई है ताकि कोई डाउट ना रह जाए, और उसमें लिखा गया है कि सेल ऑफ पब्लिक ऑक्शन और ऑक्शन बाय टेंडर इंक्लूड करती है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस प्रीवियसली सोल्ड बाय ऑक्शन और टेंडर। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब एक दफा किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल जैसे आप बता रहे थे कि कोई भी सर्विस है उनकी, केटरिंग सर्विस है, कैंटीन है, उनकी जो पार्किंग है उसका उन्होंने लीज दे दिया किसी को, और वो जो है पिछले साल उन्होंने उसको दिया, फर्स्ट टाइम सेल किया और बाय ऑक्शन, उसके बाद अब वो इस साल उसका गुड परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कहा कि जी आप दोबारा ले ले, तो वो सिर्फ रिन्यू कर रहा है उस लीज को, तो कह रहे हैं कि जी ये भी सेल में शामिल है। देखें, अगर हम ओवरऑल लॉ के हवाले से देखें तो काफी इसमें डिस्कशन है, हाँ बिल्कुल है, की भी जा सकती है, लेकिन है। नॉर्मली नेचर ऑफ बिजनेस को देखा जाए, या जब भी लाइसेंसेस का ऑक्शन किया जाता है वर्ल्ड ओवर किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में, लाइसेंसेस का ऑक्शन नॉर्मली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हाँ हमेशा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 5 से 10 साल तो एवरेज हर बिजनेस में है। बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां सिर्फ 1 साल के लिए लाइसेंस इशू किया जा रहा हो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का लाइसेंस लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है 1 साल तो उसको ऑपरेटिव करने में ही लग जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। और सिविल एविएशन के जो भी उसके कस्टमर्स हैं या जिनके ऊपर उन्होंने ऑक्शन किया है, वो सब लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो काफी बड़ी ज्यादा ये रिन्यूअल को इसलिए इसमें शामिल किया गया है, या क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जब भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑल्दो कि उसका नाम रिन्यूअल फी रखा गया है या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फी रखा जाता है, ठीक है, बट वो उस ऑक्शन की जो प्राइस है वो ओवर द पीरियड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का या 10 साल का, वो उसके ऊपर डेफर कर दिया जाता है। तो वो ऑल्दो के फर्स्ट सब्सटेंशियल पार्ट आपका फर्स्ट ईयर के अंदर ही आ जाता है, लेकिन हर साल जो अमाउंट एज अ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रिसीव की जाती है वो भी सब्सटेंशियल होती है। ठीक है, सही है। तो अगर वो नॉमिनल होता तो शायद उसको एक फी ही समझा जाता। ठीक है, ठीक है, यानी 10 साल के लिए ये हम लीगल बात नहीं कर रहे, ये हम बिजनेस साइड से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही है कि डेली कितनी गाड़ियां आती हैं एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट हो, कराची एयरपोर्ट हो, और फिर पूरे साल में बहुत बड़ा नंबर बनता है, और फिर 5-10 सालों में बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। नॉर्मली ये स्पेस का लीज रेंटल ही है ना। देखें कितनी एयरलाइंस के ऑफिसेज होते हैं आपके सिविल एविएशन के उस पे, कितने फूड आउटलेट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह और सर्विस कंपनीज होती हैं, रेंटा कार्स होते हैं, मनी एक्सचेंजेस होते हैं, ये सब ये तो पब्लिक के लिए हो गए। फिर टेक्निकल साइड देखें तो आपके हैंगर्स हैं, आपके पेट्रोलियम के डीलर्स हैं, आपके स्पेयर पार्ट्स के डीलर्स हैं जो एयरलाइंस के स्पेयर पार्ट्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपके एयरलाइन सर्विसेज के ऑफिसेज हैं, बिल्कुल है, जो कि पब्लिक डीलिंग नहीं करते, वो जो अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आपके कैरियर्स, लगेज हैंडलर्स हैं। हाँ, फिर इसमें लाइसेंस ये भी हो सकता है लैंड करने का, टेक ऑफ करने का। नहीं, मेरा ख्याल में ये उसमें शामिल नहीं होगा, वो जरा डिफरेंट चीज है। अच्छा, ठीक है, मे बी हो लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टीज की बात की है ना, सेल ऑफ ऑक्शन, सेल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू ऑक्शन। नहीं, मैंने जानबूझ के बात की क्योंकि मैं अब आपको एक और साइड पे ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो समझ गए होंगे, हम एंड तक पहुंच गए तकरीबन, कि मेन डिसीजन ये हुआ कि जी बिल्कुल सही है, ये एक एक्सप्लेनेटरी नेचर का था, ये रेट्रोस्पेक्टिव था, तो इसलिए वो उसकी बात नहीं। रूल जो है, फिर किस रूल के तहत जज ने कहा कि मतलब कोई असूल होना चाहिए, तो जज ने कहा कि बेसिकली अगर कॉन्ट्रडिक्शन, या तो सिविल एविएशन का वकील कहता कि जी कॉन्ट्रडिक्शन है एक्सप्लेनेशन में और मेन प्रोविजन में, तो जज कहता है कि मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिली,
मैंने उसको पढ़ा भी, लीगली भी पढ़ा, हर तरह से एक्सप्लेनेशन, और इसीलिए अपील डिसमिस्ड है। और वो जो क्वेश्चंस हैं कि जी ये विदहोल्डिंग एजेंट होना चाहिए और इसको विदहोल्डिंग करनी चाहिए रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस पे भी, और तो वो यस, इसका आंसर यस है। तो इवन सिंध हाई कोर्ट ने भी यस कर दिया। नेक्स्ट स्टॉप सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अब अगर जो है हमने केस ब्रीफ तो दे दिया, लेकिन इसमें अब मैं चाह रहा था कि आपको एक पॉइंट बताऊं और फिर मैं चाहूंगा कि ये जो हमने एडिशनल क्वेश्चंस रेज किए और आपका क्या ख्याल है। तनवीर, मेरे ख्याल से सेल की डेफिनेशन इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दी। सेल और लीजिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। लीजिंग में सारे राइट्स ट्रांसफर नहीं होते, सेल में एब्सोल्यूट होता है। तो जब वो कहता है, सेक्शन शुरू करता है कि ऑन सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और गुड्स, उसके बाद फिर आगे वो बहुत सारी बातें। तो ये जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी कह रहा है तो वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी तक ही विदहोल्डिंग करनी है, उसमें लीजिंग और बहुत सारी चीजें नहीं। ये मैं बस इतना मैंने अब देखें इसमें अगेन एक चीज थोड़ी सी आ जाती है, वो फिर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के साथ भी जोड़ेंगे, उसमें भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। पहली चीज तो ये है कि सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है कि जी, मैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी जी थ्रू ऑक्शन। हाँ जी, मैं सेक्शन निकाल देता हूँ 236A। अब सिविल एविएशन जो है वो बेसिकली सेल ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं करी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिविल एविएशन के पास ही है, एविएशन के पास है, बिल्कुल। और वो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसका राइट ऑफ यूज ऑप्शन कर रही है, राइट ऑफ यूज ऑप्शन कर रही है, बिल्कुल। उसके पास ये चीज कंसीडर की जा सकती है। तो ये सेल की डेफिनेशन इतनी स्ट्रेच हो गई है कि अब ये बेचारे सिविल एविएशन वाले, अच्छा ये सेक्शन चूंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉरेन एसोसिएशन, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स और इवन इनलैंड यानी टैक्स डिपार्टमेंट पर खुद लगता है, और एनी एग्जैक्टली कस्टम्स वालों पे भी लगता है, क्योंकि आपको पता है कस्टम्स हमारा सबसे एक्टिव इदारा है जो हर क्वार्टर में ऑक्शंस कर रहा होता है। बिल्कुल। मैं तनवीर ये कहूंगा कि 236A की जो वर्डिंग है ना वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एग्जांपल देता हूँ कि इसमें जो विदहोल्डिंग एजेंट है ना उसमें एक लंबी लिस्ट दी हुई है कि जी गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, एफपीआर भी है, और फिर लिखा है एनी अदर अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी, ये दो वर्ड्स भी यूज हुए हैं। मतलब एनी अदर अथॉरिटी, अब ये चूंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, बाय लॉ बनी थी, तो ये भी उसके एम्बेट में आ गई। तो गुड्स के हद तक तो कंफ्यूजन नहीं है, गुड्स तो सेल होते हैं। और यहाँ उन्होंने जो उसमें कॉन्फिस्केटेड गुड्स वगैरह भी बाद में ऐड किए जिनकी ओनरशिप इनके पास नहीं थी। लेकिन मेन पॉइंट है जो मैं ये टैक्स दोस्ती आस्क में भी हम रेस कर रहे हैं वो ये कि जी प्रॉपर्टी को फिर आप बहुत ज्यादा लीजिंग वगैरह तो राइट्स इन प्रॉपर्टी होता है यानी, और फिर आया वो राइट्स को सेल कैसे आप कर सकते हैं, इसकी वर्डिंग जो है फिर होनी चाहिए थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये लिखा ना एनी पर्सन मेकिंग, सेल के बजाय सेल का वर्ड निकाल के ट्रांसफर बाय पब्लिक ऑक्शन लिख देते तो लीगली करेक्ट होता। ट्रांसफर जो है वो तो बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें सेल, एक्सचेंज, जैसे सेक्शन 76 में एसेट डिस्पोजल की डेफिनेशन दी हुई है, इनकम टैक्स सेक्शन 76 में उसमें सेल, एक्सचेंज, लेकिन उन्होंने ऊपर उसकी हेडिंग दिया ट्रांसफर। और यहाँ एक और चीज तनवीर ये है कि यहाँ दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक सबसेक्शन 1 के साथ दी हुई है, एक सबसेक्शन 2 के साथ दी है। सबसेक्शन 2 के साथ जो एक्सप्लेनेशन शुरू से एडेड है वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द अवॉर्डिंग ऑफ एनी लीज टू एनी पर्सन। तो यहाँ आकर वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो एक्सप्लेनेशन तो उसका स्कोप कभी भी एक्सपैंड नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे थोड़ा लीगल नेक्सस टूटता है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ का डायलेमा यही है कि ये एज एंड व्हेन बेसिस पे काफी सारे प्रोविजंस इसमें इंसर्ट कर दिए जाते हैं जो टाइम टू टाइम चैलेंज भी होते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि मोर देन 50% ऑफ द केसेस हमेशा टैक्स पेयर के बेनिफिट की इंटरप्रिटेशन में जाते हैं थ्रू कोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, कोर्ट्स ने। ठीक है, और
इस सब प्रैक्टिस के होने के बावजूद भी वो प्रोविजंस एज इट इज लॉ में चले आ रहे हैं, उनको रिमूव भी नहीं किया जाता। तो आपने वैसे कहा कि व्हाट जनरली आर द राइट्स ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट्स, तो ये डिस्कशन तो हम सुन रहे हैं, या इनकी कमेंट्रीज जो हम पढ़ रहे हैं 1992-93 से, जब से इसको फुली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था विद होल्डिंग को एज एन एक्टिविटी, बिल्कुल ऐसे, तो उस वक्त से ये क्रिटिसाइज हो रहा है। ऑल्दो कि ये अब नॉर्म बन गया है और बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेकिन इसको मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। हाउएवर राइट्स ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट की आप जब बात करते हैं तो उसको अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक दफा वो पूरी कर लेता है तो उसी वक्त उसको वो राइट्स मिलते हैं। मतलब उसके राइट्स शुरू अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा अपनी विदहोल्डिंग की, तो हाँ, विदहोल्डिंग एजेंट का एक राइट ये भी है कि इफ ही कैन प्रूव कि उसने जो विदहोल्डिंग करनी थी जिस बेनिफिशियरी से, अगर उस बेनिफिशियरी ने उस ट्रांजैक्शन का टैक्स खुद जमा करा दिया है या अपनी रिटर्न में शो कर दिया है अपनी टैक्स लायबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट उसको वो बेनिफिट मिल सकता है, जो कि सेक्शन 162 के अंडर उसका वो बेनिफिट है। बिल्कुल सही है। और तनवीर इस तरह है कि जब मैं कहता हूँ राइट्स ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, तो मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 206A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडवांस रूलिंग, वो नॉन रेजिडेंट्स को तो अवेलेबल है कि जी अगर हम पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें क्या टैक्स लाइबिलिटी, तो विदहोल्डिंग एजेंट को भी आप ये राइट दे दे कि यार ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मैं अगर विदहोल्ड इस पे करूं कि ना करूं, एक एडवांस रूलिंग ही ले ले, जो बेशक बाद में फिर अगर उसको वो एडवांस रूलिंग कहे कि जी आप करें तो चले, वो फिर करके फिर भी वो कह सकता है जी कि मैं नहीं था, केस कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन एडवांस रूलिंग में उसकी टेंशन तो थोड़ी सी कम होगी। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, ये फैसिलिटी आनी चाहिए। अभी तो ये इस तरह के जो सीरियस मैटर्स होते हैं नॉर्मली वो एसोसिएशंस के थ्रू एड्रेस किए जाते हैं और एफपीआर को क्लैरिफिकेटरी लेटर्स के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। हाँ, और वो कभी लेकिन अगर उसको सेक्शन 206 की तर्ज पे अगर कोई इसमें प्रोविजन डाल दें तो वो फिर हमने काफी एक सिस्टमेटिक हो जाएगा। 206A है तो 206B कर दें तो ठीक है ना, तो मतलब डबल ए कर दें, डबल ए कर दें, ठीक है क्या? तो उसको तो उसको भी है, कोई तो नाम दे दें। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप के ऑडियंस जो ये देख रही है, चाहे आप टैक्स पेयर है और ये आप देख रहे हैं, या आप टेक्निकल पर्सन है, सीएफओ है, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इस फील्ड से, तो इस टैक्स ब्रीफ के थ्रू हम चाहते हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि ये क्वेश्चंस आप देखें और हो सकता है आपका केस भी चल रहा हो, यानी सिमिलर केसेस तनवीर चल रहे हो, तो फिर आप जो है टैक्स दोस्ती टीम के से राब्ता तो जरूर करें, लेकिन ये थिंकिंग पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको हमें फीडबैक भी दें, आप क्या सोचते हैं इसमें। हाँ, और फीडबैक भी दें, चाहे आप YouTube के ऊपर इसको देख रहे हैं या टैक्स दोस्ती पेज पे देख रहे हैं। तो आई होप के ये केस ब्रीफ से तनवीर मेरा ख्याल है कि पॉइंट्स होंगे, और डेफिनेटली ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एडवाइस नहीं है, इसके बाद एडवाइस लेना जरूरी है। फैक्ट्स और ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ के बाद जो है आखिर में रीडर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो रीडर्स पढ़ के अगर आप स्टूडेंट हैं सीए के, लॉ के, तो इनके जवाब जरूर लिखें और हमारे साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ किसी और टाइम कुछ केसेस हम कर लें जब, तो उनके क्वेश्चंस फॉर रीडर्स के अगर जवाब आए होंगे तो एक वीडियो उस पर भी कर लेंगे तनवीर के, क्या फीडबैक दिया रीडर्स ने। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड टू द फीडबैक, और उसमें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जब भी डिस्कशन होती है तो ये कोई आसमानी लॉ होता नहीं है। एवरीवन हैज अ राइट कि वो उसमें अपना आइडिया दे, और अगर उनको कोई ज्यादा अच्छा क्लिक कर रही है लीगल साइट पे, अपील कर रहा है उनको कुछ और एलिमेंट, तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो तनवीर कंक्लूड इस तरह करूंगा, और आप मुझे उस पर अपना फिर आप कंफर्म करना कि 236A जो है थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो बेहतर होगा। अभी बहुत ज्यादा लग रहा है कि
स्ट्रेच हो गया, कोर्ट में भी आके उसकी मीनिंग, तो शायद कल को 5-10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जब ये केस पहुंचता है तो जो बातें आज हमने की है वो पॉइंट्स रेज हों, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, मैंने भी कोट पहना है, आप भी कोट पहनते हैं, तो जो है ना देखेंगे कि उस टाइम क्या होगा। अभी ये टैक्स ईयर 2022 चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हमने टैक्स मास्टर क्लास में अपनी पहली केस ब्रीफ आपके साथ शेयर की प्रीवियस वीक सेक्शन 236A पे, जहां सिंध हाई कोर्ट में केस था कि विदहोल्डिंग एजेंट्स के हवाले से। और ये जो केस ब्रीफ है हमारी taxdosti.com वेबसाइट पर टैक्स मास्टर क्लास पेज पर जो हाई कोर्ट सिंध इनकम टैक्स एप्लीकेशन नंबर 49 ऑफ 2021 है, उस केस के नीचे ये इसका जो केस लॉ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो केस ब्रीफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर जो कमेंट्री हमने की है वो भी टैक्स कमेंट्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसके कंक्लूडिंग पार्ट की बात करेंगे, यानी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि जो क्वेश्चंस फॉर द रीडर्स आपने रखे हैं, तो इसके आपके ख्याल से जो आंसर्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो मैं इस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस केस लॉ पे, जहाँ पे सिविल एविएशन वालों ने सेक्शन 236A के तहत जो पब्लिक ऑक्शंस किए थे गुड्स एंड प्रॉपर्टी की लीजिंग एग्रीमेंट्स के, उस पर विद होल्डिंग वगैरह उन्होंने नहीं की थी, तो ये केस सिंध हाई कोर्ट में गया था और उन्होंने कहा था कि उनको करनी चाहिए थी। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आंसर्स हमारे ओपिनियन है, ऑब्वियसली मुख्तलिफ एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आप अगर स्टूडेंट भी हैं CA के, ACCA के, LLB के, तो आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली बेसिकली पहला क्वेश्चन पूछता है why did the court dismiss the appeal, यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी सिंध हाई कोर्ट में गया था और केस उनके फेवर में नहीं हुआ। मेन डिसीजन जो है यहाँ पे शेयर्ड है और हमने अपनी टैक्स कमेंट्री पे इस पे बात की थी, और उन्होंने यानी सिंध हाई कोर्ट ने लॉजिक भी दी थी कि क्यों वो इस केस को डिसमिस कर रहे हैं। ठीक है जी, अपील इज डिसमिस्ड। तो इस सवाल का जवाब कि व्हाई डिड द कोर्ट डिसमिस द अपील, उसका जवाब कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मेन डिसीजन सिंध हाई कोर्ट में जो जज थे उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 236A का सबसेक्शन 1 है और उसके साथ जो ऐड हुई है एक्सप्लेनेशन फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत, वो क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर कहते हैं कि बिल्कुल जो लिखा गया है वो आसानी से समझ आ रहा है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कोई कंफ्यूजन हो। सिविल एविएशन अथॉरिटी को एज विद होल्डिंग एजेंट जब उन्होंने पब्लिक ऑक्शन किया गुड्स का, प्रॉपर्टी का, इंक्लूडिंग जो उन्होंने रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस दिए मुख्तलिफ लीज पे, उन सब पर उनको सेक्शन 236A के तहत विद होल्डिंग करनी चाहिए थी, टैक्स विद होल्ड करना चाहिए था। तो ये जो है ना रीज़न बनी डिसमिस करने की कि एक तो जो डिसीजन था वो ये था कि सेक्शन बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें इस सेक्शन को, यानी सिंध हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमें इस सेक्शन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने से समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, और उसके मुताबिक सिविल एविएशन वालों ने काम नहीं किया था। और इसके पीछे जो लॉजिक थी जो जज साहब ने दी, उन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन होती, कॉन्ट्रडिक्शन यानी तजाद होता, जो मेन सेक्शन है बेसिक प्रोविज़न यानी 236A सबसेक्शन 1 में और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है उस सेक्शन में, उन दोनों में उनको पढ़ने से दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आता, यानी वो प्रोविज़न 1 को पढ़ के ये लगता कि जी सिविल एविएशन को विद होल्डिंग करनी चाहिए थी, और एक्सप्लेनेशन को पढ़ के ये लगता कि नहीं सिविल एविएशन अथॉरिटी को लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे टैक्स डिडक्शन नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तब तो ये कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और ऑनरेबल जज जो है वो डिटेल में जाते और सारी जो
सेक्शन है और उसके अंदर जो लीगल इश्यूज रेज हुए हैं उनको वो डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि सेक्शन क्रिस्टल क्लियर है, उनके हिसाब से बड़ा क्लियरली बता रहा है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और चूंकि मेन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 236A और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है उस दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए अपील्स जो है ना डिसमिस हो गई हैं। और जो लीगल इश्यूज रेज किए गए थे इस अपील में, लीगल इश्यूज जो हैं वो ये हैं। पेज 3 पर जो लीगल इश्यूज हैं उनकी 2-3 कैटेगरीज हमने बनाई थी। जनरल वो थे जो कोर्ट ने नहीं पूछे थे, और इसी तरह टैक्स दोस्ती आस्क में भी कुछ ऐसे लीगल इश्यूज थे जो हमने अपने से ऐड किए थे ताकि फर्दर डिस्कशन इस पे हो सके, और मैंने और तनवीर ने इस पे बात भी की थी। लेकिन जो कोर्ट में जो लीगल इश्यूज रेज किए गए थे वो ये थे कि जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, आया उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो केस है वो डिसमिस करते हुए, उसका फैसला सुनाते हुए उनको विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट डिक्लेयर किया कि हाँ जी उनको सेक्शन 236A के तहत करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है फाइनेंस एक्ट 2020 सेक्शन 236A में, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि नहीं, यानी कि मतलब है कि प्रीवियस ईयर्स के लिए भी वो अप्लाई होता है कि नहीं। जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुई है वो प्रीवियस ईयर्स पे भी अप्लाई होती थी, इसीलिए उन्होंने अपील्स डिसमिस की और जो लीगल इश्यूज रेज थे उनको आंसर किया अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब है कि यस के साथ, यानी उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। एक तो विदहोल्डिंग एजेंट जो है इस सेक्शन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी था। लीगल इशू नंबर 1 जो है उसका आंसर ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने विदहोल्डिंग करनी थी इस सेक्शन के तहत। अपने सारे जो भी ऑक्शन उन्होंने की, चाहे वो गुड्स की थी, प्रॉपर्टी की थी कि लाइसेंसेस की थी, सबसे उन्होंने विदहोल्डिंग करनी थी। और दूसरा क्वेश्चन जो रेज हुआ था वो ये था कि जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई और जिसमें कहा जा रहा है कि गुड्स एंड प्रॉपर्टी के साथ साथ जब वो रिन्यू करेंगे लाइसेंसेस को, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस और लीसेस के टाइम भी वो इसी सेक्शन के तहत 236A के तहत टैक्स डिडक्शन करेंगे। तो इस दोनों सवालों का जवाब कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा कि यस है। तो पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर है कि अपील इसलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, और चूंकि ये केस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट लीगल इश्यूज वर रेज्ड एंड व्हाट कुड बी रेज्ड का मतलब है व्हाट लीगल इश्यूज, कौन से ऐसे कानूनी सवाल थे जो पूछे गए थे और कौन से ऐसे कानूनी सवाल थे जो पूछे जा सकते थे। और ये जो पूछे जा सकते थे ये हमने ऐड किए हैं। ये जो 2 सवाल अभी आपने देखे थे पेज 3 पे लीगल इश्यूज, इसमें स्पेसिफिक ये 2 सवाल तो जजमेंट शीट का हिस्सा है। जज की जो डिसीजन है, उसका जो ऑर्डर है, उसका ये जो है हिस्सा है जिस पे अभी हमने बात भी कर ली है। लेकिन हमने ये कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए थे कि विदहोल्डिंग एजेंट्स के राइट्स क्या होते हैं। आया एक दफ़ा जब वो विदहोल्डिंग एजेंट बन जाए तो हर चीज़ पे उसने विदहोल्डिंग करनी, या कोई ना कोई लिमिट है, और उस विदहोल्डिंग एजेंट ने फिर किसी भी ट्रांजैक्शन पे हर किस्म की ट्रांजैक्शन को विदहोल्ड करना है, या यानी ब्लैंकेट यानी सारी विदहोल्डिंग करनी है, या कोई सेलेक्टिव कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन छोड़ देनी है उस कैटेगरी में जिस पर विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने यहाँ टैक्स दोस्ती आस्क में पूछा कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का जो मतलब है, आया उसका मतलब सेल है। जब आप लाइसेंस रिन्यू करते हैं तो आया जो भी अथॉरिटी, जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करते तो
आया वो आपको दोबारा से रजिस्टर कर रहे हैं या वो दोबारा से आपको सेल कर रहे हैं उस लाइसेंस का। तो आया ये बात जो एक्सप्लेनेशन में कही गई थी, एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ कही गई थी कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस भी जो है ना वो उस जब रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस हो तो तब भी विद होल्डिंग होनी चाहिए। तो इसको आया आप सेल ऑफ पब्लिक ऑक्शन और ऑक्शन बाय टेंडर में इस एक्टिविटी को भी शामिल करेंगे। इसीलिए हम पूछ रहे हैं ऊपर भी कि एक दफ़ा अगर कोई विद होल्डिंग बन जाए तो फिर इसका ये मतलब है कि अगर किसी चीज़ को उसने एक दफ़ा सेल कर दिया या लाइसेंस दे दिया, उस लाइसेंस को रिन्यू करते वक्त भी उसने विद होल्डिंग करनी है या नहीं करनी। तो ये सवाल रेज किया। दूसरा ये कहा कि प्रॉपर्टी का जो वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शन 236A में, उससे क्या मुराद है? टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ना कोई इस लफ्ज़ का मतलब होगा उस सेक्शन में। और सिंध हाई कोर्ट में जज के सामने ये पॉइंट रेज किया जा सकता था कि जी जो प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ हो रहा है उसका क्या स्कोप है, प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। गुड्स का जो वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शन 236 में वो तो क्लियर है कि गुड्स बेसिकली मूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी होते हैं। समझ रहे हैं ना कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, टेंजिबल हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये गुड्स हैं क्योंकि फिजिकल चीज़ें हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो यहाँ पे जिक्र कुछ ऐसे है कि जो सेक्शन के रेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स डिडक्शन के रेट फ़र्क हैं बाकी प्रॉपर्टी और गुड्स का। इसका मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तरह से फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट्स को देखते हुए सेक्शन के साथ मिल के अगर उसको रीड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। लेकिन फिर जो लीस का जो या लाइसेंस देने का प्रोसेस है वो प्रॉपर्टी में आता है, गुड्स में आता है। और आया जब आप लीज कर देते हैं और उसके रिन्यूअल करते हैं तो वो सेल में आता है या रिन्यूअल अलग चीज़ है, सेल अलग चीज़ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना पूछे। और हमने आखिर में कहा कि हर गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, हर गवर्नमेंट का अपना अपना स्कोप है टैक्स लगाने का। फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगा सकती लेकिन गुड्स पे टैक्स लगा सकती है, या इनकम पे टैक्स लगा सकती है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। तो जितनी भी इनकम्स हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, उन पर जो है फेडरल गवर्नमेंट FBR के थ्रू टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर FBR जो है ना टैक्स लगा सकता है, तो वो तो फिर इनकम टैक्स लॉ में शामिल होंगी। लेकिन तो ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात हो रही है कि ये सवाल भी रेस किए जा सकते थे इस बहस पे जब ये सारी बहस हो रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और इसका एक सजेस्टिव आंसर है। इसमें और बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द एक्सप्लेनेशन एडेड टू 236A। ये जो लीगल क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 2, उसमें यही कहा गया था कि जो एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने कहा है कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस को भी आप सेल ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी समझें। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कब ऐड हुई थी? तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए ऐड हुई थी। और याद रखें कि अगर कोई चीज़ फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐड हुई है तो वो एप्लीकेबल होगी टैक्स ईयर 2021 के लिए। यानी कि जब भी फाइनेंस एक्ट आता है जून में, बजट जिसको हम कहते हैं, वो जिस साल आता है वो अगले टैक्स ईयर के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। अगला टैक्स ईयर अगले महीने से शुरू हो जाता है, जून में बजट आता है, पास हो जाता है, उसमें ये सारी अमेंडमेंट्स टैक्स लॉ वगैरह की होती हैं। जैसे ये एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, ये 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल था और अब इस वक्त टैक्स ईयर 2022 है और आगे भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो जब तक ये एक्सप्लेनेशन रहेगी तो ये उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा गया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं। तो हाँ, जवाब कोर्ट ने ये दिया कि ये जो सेक्शन है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये टैक्स ईयर 2021 से पहले भी जो ट्रांजैक्शंस होती रही हैं उन पे भी अप्लाई होता है। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि जो एक्सप्लेनेशन है
और आप देख चुके हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब है सब सेक्शन 1 के बाद जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है सेक्शन 236A में, वो कब ऐड हुई है? तो फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू ऐड हुई है, ये इसका जवाब है। और वो एप्लीकेबल है टैक्स ईयर 2021 एंड बियॉन्ड, जब तक वो वहाँ से रिमूव नहीं हो जाती। आखिरी सवाल डेफिनेटली रीडर्स के लिए है। अगर पहले 3 सवालों का जवाब आपने देने की कोशिश की, और हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप दें, और ये पूरी सीरीज़ आप देख रहे होंगे जिसमें हम आपके साथ विजुअल कमेंट्री भी शेयर कर रहे हैं, यानी जो एक्चुअल सेक्शन है वो भी आप देख चुके होंगे इस वीडियो में। जो डिस्कशन मेरी और तनवीर की हुई थी एज एन एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस केस पर और इस सेक्शन पे, वो भी आपने देख लिया जो केसेस रेज हुए थे। तो इस सारे के बाद, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स पेयर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई होगी। तो कहता है हाउ हैज़ दिस केस, ये जो केस है, चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 236A। तो याद रखें कि कोई भी सेक्शन जो है, इस केस में इनकम टैक्स रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर 49 ऑफ 2001 सिविल एविएशन अथॉरिटी वर्सेस ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी ये ट्रिब्यूनल में केस गया था जहां फैक्ट्स तो डिस्कस हो गए लेकिन जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ है वो रेज हुए, और यहाँ वो मटेरियल फैक्ट्स वगैरह, कुछ लॉ का रेफरेंस, लॉ के एक्शन वगैरह बताने के बाद ये क्वेश्चन जो हमने रेज किए, इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेक्शन है जब मुख्तलिफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इसका फोकस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑक्शन करते हैं, इसमें कस्टम एंड एक्साइज वाले भी आते हैं और डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। ऑक्शन करते हैं यानी बेचते हैं कोई भी गुड्स, प्रॉपर्टी, लाइसेंसेस, और वो ऑक्शन इस तरह होता है कि ओपन बिडिंग यानी बोली लगा के, या टेंडर के थ्रू कागज़ पे यानी टेंडर के थ्रू, ओपन सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन यानी बोली लगाना, या ऑक्शन बाय टेंडर जैसे तनवीर ने बताया कि रिटर्न में अपनी जो है वैल्यू बताना कि मैं ये चीज़ इतने पे ख़रीद लूँगा। तो उसके थ्रू जब करेंगे तो पेमेंट जब आप जो है वो रिसीव करते हैं, गुड्स आप उनको देते हैं, वो आपको पेमेंट करते हैं, तो आप उनसे टैक्स जो है ना विद होल्ड करते हैं इस पे। और टैक्स जब आप विद होल्ड करते हैं तो उसके हवाले से ये सारे डिस्कशन हो रही थी कि जी किसको टैक्स विद होल्ड करना है, किस सिनेरियो में करना है, किस ट्रांजैक्शन पे करना है। तो अगर आपने अपनी टैक्स लॉ में किसी भी सेक्शन पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि टैक्स तब विद होल्ड या चार्ज या पे किया जाता है जब कोई टैक्सेबल इवेंट हो। और टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि जब कोई भी सेक्शन, इस केस में 236A है, जो आप वीडियो के शुरू में सेक्शन पूरा देख चुके होंगे टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से। हो सकता है आप जब 30 जून 2022 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो इस लॉ में, इस सेक्शन में कुछ चेंज आया, लेकिन जो टैक्सेबल इवेंट है वो ये है जिस तरह वहाँ लिखा हुआ है कि जब भी कोई पर्सन, जिससे मुराद ज़्यादातर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ऑक्शन करेंगे बाय पब्लिक ऑक्शन या टेंडर करेंगे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करेंगे, गुड्स या प्रॉपर्टी, या जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया लाइसेंसेस, पब्लिक ऑक्शन से, पब्लिक टेंडर से, तो वो विद होल्ड करेंगे टैक्स इस अमाउंट पे। जिस शख्स को भी ये सेल कर रहे हैं उस अमाउंट पर वो विद होल्डिंग टैक्स करेगा। वो शख्स जो है बाद में, चूँकि ये एडवांस टैक्स है, वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके इस एडवांस टैक्स को उसमें से माइनस करें, क्योंकि जाहिर बात है जो शख्स इनसे कोई भी प्रॉपर्टी, गुड्स या लाइसेंस ख़रीद रहा है वो आगे प्रॉफिट कमाने की नेचर से कर रहा है, तो वो इस चीज़ को उससे फिर ज़्यादा प्राइस से आगे बेचेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस फॉर द रीडर्स में आपको कुछ हेल्प मिली इस सेक्शन को भी समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए, और जिस लॉजिक से हमने केस ब्रीफ वगैरह तैयार की थी। आप taxdosti.com को विज़िट कर सकते हैं और
जो है आप ये नंबर भी दिया है, इस पर भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ये सब आपको टैक्स मास्टर क्लास में भी मिल रहा है, और अगर आप आएँ तो इस वीक जो है यहाँ पे ये टैक्स केस भी लगा है, उसके अलावा हमारा ब्लॉग पोस्ट वगैरह भी है, इनकम टैक्स के हैं, रीसेंट न्यूज़ के हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपसे